समझे पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा इसका यह सारांश है। तो इन सब डेफिनिशंस को अपनी जगह पर रखें। क्वांटम मैकेनिक्स की अभिधारणाएं क्या हैं? यह मैं कई बार दोहरा चुकी हूँ। आपके पास कुछ डायनामिक्स के साथ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है और आप फॉर्मल तौर पर कह सकते हैं कि सिस्टम के स्टेट के बारे में सभी जानकारी इस साइल में समाविष्ट की जाएगी। तो यह पहला पोस्चर है। आप कह सकते हैं कि सिस्टम को साई के स्टेट में तैयार किया गया है। तो सभी फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स, कुछ सिंपल ऑब्जर्वेबल्स जिनसे हम परिचित हैं, वे हैं पोजीशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऑपरेटर को हर ऑब्जर्वेबल के साथ संबंधित करते हैं, जैसे कि आगे दिया है। और हमने यह भी देखा है कि सभी एडजॉइंट ऑपरेटर ऑपरेटर के इक्वल होने चाहिए, जिसे हम हर्मिशियन कंडीशन कहते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू रियल होनी चाहिए या उसी तरह से किसी भी ऑपरेटर की कोई भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर यह रियल है तो वह ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल्स के साथ अनुरूप है। हाँ, यह पहली आवश्यकता है। क्वांटम मैकेनिक्स के वे सभी ऑपरेटर्स जो ऑब्जर्वेबल्स के अनुरूप हैं, उनके द्वारा लीनियर सेटिस्फाई किया जाना चाहिए। असल में सभी ऑपरेटर्स, भले ही वे अनुरूप ऑब्जर्वेबल्स हो या नहीं, हम उन्हें लीनियर ऑपरेटर्स समझेंगे। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो एंटी लीनियर ऑपरेटर्स भी होते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एंटी लीनियर प्रॉपर्टी क्या है? कम से कम जिन ऑब्जर्वेबल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वे लीनियर हैं। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। हमारे पास यह ए ऑपरेटर है सी टाइम्स साई पर। हम इसे सी टाइम्स ए ऑपरेटर साई पर लिखेंगे। तो यह लीनियर ऑपरेटर है। अगर यह एंटी लीनियर ऑपरेटर होता तो आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कोएफिशिएंट करना होगा। तो एंटी लीनियर ऑपरेटर, मैं इसे ओ कहूंगी, यह कुछ पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ टाइम रिवर्सल ऑपरेटर है जिसे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होगा। तो अभी कम से कम प्रैक्टिकल उद्देश्य के लिए हम क्या मानेंगे कि जिन ऑब्जर्वेबल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि मोमेंटम, एनर्जी, ये सभी लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। यहाँ कुछ और जटिलताएं भी हैं। यह एंटी लीनियर ऑपरेटर जो टाइम रिवर्सल है, अगर हम इसे टू टाइम रिवर्सल करते हैं तो यह आइडेंटिटी है। इसे केवल डिस्क्रीट ऑपरेशन के लिए डिफाइन किया जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन या रोटेशंस जैसे कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होना चाहिए। आपने यह भी देखा है आइगन वैल्यू इक्वेशन, मैंने इसे किसी भी ऑपरेटर के लिए डिफाइन किया है। उदाहरण के लिए ए ऑपरेटर इस लैम्डा को आइगन वैल्यू कहेंगे और फाई आइज इस ए ऑपरेटर के आइगन स्टेट्स हैं। आपको इस नोटेशन आइगन वैल्यू इक्वेशन से परिचित होना पड़ेगा, यानी आइगन वैल्यू कौन सी है, आइगन फंक्शन कौन से है। आइगन फंक्शन एक ऑपरेटर के संबंध में आइगन फंक्शन होंगे। कभी कभी यहाँ दूसरा ऑपरेटर भी होता है जिसके आइगन फंक्शन भी समान होंगे, तो यह दोनों ऑपरेटर्स के लिए समान आइगन फंक्शन होगा। ये सभी संभावनाएं हो सकती है, यह भिन्न आइगन फंक्शन हो सकता है या समान आइगन फंक्शन हो सकता है। यह आइगन वैल्यू इक्वेशन है और हम चाहते हैं कि लीनियर ऑपरेटर्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। मैंने यह भी कहा था, आप जब भी आरंभिक स्टेट लेते हैं, यह एसआई आपको नया स्टेट देगा। आप इसकी जगह लिख सकते हैं साई के साथ ए डैगर और साई, और फिर वह इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जिसमें स्टार होना चाहिए था। और फिर हम यह भी कहते हैं कि जिन ऑब्जर्वेबल्स के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल होनी चाहिए, आपके पास यह होनी चाहिए। यह प्रॉपर्टी फोर्स करेगी कि ए इक्वल टू ए डैश। तो मैंने आपसे स्टेट साई पर डी बाई डी एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ढूंढने के लिए कहा था।
और आपने यह वेव फंक्शन फॉर्मेलिज्म में किया है। पार्टिकल को ग्राउंड स्टेट या पहले एक्साइटेड स्टेट में ले और इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यह मान सकते हैं। अगर यह ग्राउंड स्टेट में है तो यह इंटीग्रल ओवर डी एक्स शून्य तो एल साई एक्स का साई 1 बाई डी एक्स का साई 1। फॉर्मल तौर पर आप इसे एक बॉक्स के पार्टिकल के लिए भी नहीं कर सकते। जनरल तौर पर आप फ्री पार्टिकल लेंगे, आप इसे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक लेंगे और कह सकते हैं कि वेव फंक्शन गायब हो जाना चाहिए। अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ यह -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के L2 को बिलोंग करता है। प्लस या -इन्फिनिटी पर वेव फंक्शन गायब हो जाना चाहिए और आप इसे हल कर सकते हैं। कृपया इसे कीजिए। हम देखेंगे कि यह इंटीग्रल के नेगेटिव के समान होगा। तो यह इंटीग्रल dx का ए स्टार नेगेटिव है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ओके, तो आपके पास है ए डी बाई डी एक्स डैगर एक्स साई 1 का साई 1। हम दिखा सकते हैं कि डी बाई डी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू डी बाई डी एक्स डैगर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के नेगेटिव के समान है। इसका मतलब क्या है कि अगर जनरल कॉम्प्लेक्स ए प्लस आई बी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसके समान होगी तो इसे हम ए प्लस आई बी लिखेंगे। यह मुझे बताता है कि यह ए माइनस आई बी निगेटिव साइन के साथ है। ए इक्वल टू माइनस ए यानी ए इक्वल टू 0 तो केवल बी ही बचेगा। बी पूरी तरह से इमेजिनरी है। तो अगर हम डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे तो आप दिखा सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज पूरी तरह से इमेजिनरी हैं। वे ऑब्जर्वेबल्स के अनुसार नहीं हैं। ऑब्जर्वेबल्स को रियल आइगन वैल्यूज होनी चाहिए और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होनी चाहिए जो आपके क्लासिकल रिजल्ट से संबंधित एहरनफेस्ट थ्योरम देता है। ये रियल होने चाहिए। यहाँ ए आई एच क्रॉस लिखकर ही इसे रियल बना सकते हैं और यह बन जाएगा -i h क्रॉस, यह है -i h क्रॉस, तो यह बन जाएगा a प्लस i h क्रॉस। यह भी देखेंगे कि यह मोमेंटम ऑपरेटर के लिए -i h क्रॉस डेल बाई डेल x क्यों है। मुझे नहीं लगता आपको पता होगा कि कैसे डेरिवेशन दिखाता है कि ऑपरेटर के तौर पर लीनियर मोमेंटम -i h क्रॉस डेल बाई डेल x होना चाहिए। तो यह प्लस और यह माइनस आपको समान देंगे, तो यहाँ कोई माइनस साइन नहीं है। मैं ए प्लस आई बी के साथ थोड़ा कार्य करूंगी, ए माइनस आई बी ठीक है क्योंकि यहाँ ए डैगर है, जिसका मतलब है यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल ए बी। इसलिए ऑब्जर्वेबल्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल होनी चाहिए। चलो केवल एक उदाहरण के लिए ए डी बाई डी एक्स ऑपरेटर के लिए यह कैसे करेंगे। ठीक है, हमने पढ़े हुए सभी ऑब्जर्वेबल्स के लिए आइगन वैल्यू रियल होनी चाहिए। तो इन ऑपरेटर्स को सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स कहते हैं, जिसे ए इक्वल टू ए डैगर द्वारा भी दर्शाया जाता है। इन्हें हर्मिशियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। हर्मिशियन और सेल्फ एडजॉइंट में छोटा सा अंतर है, लेकिन इस कोर्स के सारे प्रैक्टिकल उद्देश्य के लिए अगर हम ले सके हम हर्मिशियन को सेल्फ एडजॉइंट मान ले तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। यह फॉर्मल तरीका है जिसमें आप ऑपरेटर के डोमेन को देखते हैं और ऐसे ही आगे हम इसमें नहीं जाएंगे। मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म से परिचित करवाया है जो ऐसा कहता है कि अगर आपके पास स्क्वायर समेबल सीक्वेंस है और फाइनाइट डायमेंशनल या काउंटेबल इनफाइनाइट डायमेंशनल है तो ये सब चीजें हमने की हैं। लेकिन जब हमने के को एक कंटिन्यूम लेकर फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो वहाँ पर भी यह असल में एक अनकाउंटेबल कंटिन्यूम लीनियर वेक्टर स्पेस है, ठीक। तो के एंस का सेट जो हमारे पास है जो पीरियोडिक फंक्शन के लिए x के फाई n के अनुरूप होता है। हमारे पास एक ही ऐसा हो सकता है कि जो बेसिक फंक्शन
के रूप में हमने लिखे हुए E2i के x के समान हो सकता है, तो इसके पास डिस्क्रिटाइज्ड इंडेक्स है, तो के ns अनुमति दिए हुए वेव वेक्टर्स का सेट है। इसके लिए हमारे पास यह अनुरूप वेव फंक्शंस x का फाई n है, आपको याद होगा। लेकिन हमने फिर वेव पैकेट को भी इस्तेमाल किया, जहां हमने बेसिक फंक्शंस का इस्तेमाल किया जिसे i के x की जरूरत थी और के कंटिन्यूअम था। तो पीरियोडिसिटी के साथ हमने दिखाया था कि n2 n पाई बाई r जैसा है। यहाँ इसके के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि असल में के प्लस डेल्टा के और इसी तरह से आगे लिया जाएगा। डी के बहुत ही छोटा है तो यह एक कंटिन्यूअम है। यह वेक्टर स्पेस काउंटेबल है, लेकिन यह इनफाइनाइट डायमेंशनल हो सकता है, जैसे कि स्टेशनरी स्टेट्स के बॉक्स में पार्टिकल x का फाई n जो आपने लिखा है और यह वहां तक जा सकता है। यहाँ कोई कट ऑफ नहीं है, यह इनफाइनाइट डायमेंशनल है लेकिन काउंटेबल है। इसे जोड़कर सीरीज बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री पार्टिकल देखेंगे तो ये बेसिक फंक्शंस भी लीनियर वेक्टर स्पेस के लिए हैं। लेकिन यहाँ एक कंटिन्यूअम है क्योंकि यहाँ अनकाउंटेबल लीनियर वेक्टर स्पेस के लिए लीनियर वेक्टर स्पेस है। आपको कुछ आसान उदाहरण दिखाकर धीरे धीरे आपको एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन में ले जाएंगे। मुझे आशा है कि आप इसकी सराहना करेंगे। तो यहाँ हमें अनकाउंटेबल कंटिन्यूअम लीनियर स्पेस के बारे में पता करेंगे। कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि हम पोजीशन स्पेस में बेसिक स्टेट्स को शामिल कर सकते हैं। x एक कंटिन्यूअम है जो के की तरह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। मैं फॉर्मल तौर पर डायरेक्ट नोटेशन का पालन करूंगी और एक एट x द्वारा पोजीशन स्पेस में बेसिस स्टेट्स को लिखूंगी। इस कंटिन्यूअम वेक्टर स्पेस में आप कंप्लीटनेस और ऑर्थोनॉर्मेलिटी कैसे लिखेंगे? वैसे ही जैसे आपने डिस्क्रीट में किया था, आपको केवल सभी समेशन ओवर n को इंटीग्रल ओवर dx से बदलना होगा, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूअम लीनियर वेक्टर स्पेस अनकाउंटेबल वेरिएबल x ही है। सभी पोजीशंस पर जोड़ा हुआ एक बाहरी प्रोडक्ट है, लेकिन पोजीशंस कंटिन्यूअम है। समेशन लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है, आपको इंटीग्रेशन लिखना होगा। मान लो आप किसी चेकर बॉक्स में हैं और आपको पता है कि बॉल केवल L2, L3, L ऐसे ही गिरेगी, तो यह पोजीशन डिस्क्रिटाइज हो जाएगी। फिर इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं, आप समेशन लिख सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं पर भी हो सकता है। यह इसके लिए अच्छी तरह से परिभाषित पोजीशन बेसिस है और एक कंटिन्यूअम वेक्टर स्पेस के लिए हमारे कंप्लीटनेस और ऑर्थोगोनैलिटी का पालन करते हुए मैं इसका कंप्लीटनेस संबंध परिभाषित कर सकती हूँ और ऑर्थोगोनैलिटी डेल्टा फंक्शन से प्राप्त होगी, अपने आप को एक डायमेंशन तक सीमित रखते हुए। क्या होगा अगर मैं दो डायमेंशन में जाऊं? यहाँ पर दो इंटीग्रेशन dx dy होंगे। मैंने लिखे हुए हर स्टेट के लिए मैं x y बाहरी प्रोडक्ट लिख सकती हूँ और हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है, यह दो डायमेंशन का प्राप्त हुआ डेल्टा फंक्शन होगा। मैं आपको यह दिखा रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि वेव फंक्शन असल में क्या है, जिसके बारे में आप सबने पढ़ा था जो आप कर रहे थे। आप वेव फंक्शन लिख सकते हैं या आप केट पर डायरेक्ट फॉर्मुलिज्म को परिभाषित कर कसते हैं और पोजीशन बेसिस के केट पर एब्स्ट्रैक्ट बेसिस के केट पर, और आप देख सकते हैं आपको कैसे वेव फंक्शंस मिलते हैं जिनके बारे में आपने पोजीशन बेसिस में इस्तेमाल करते हुए पढ़ा था। इसलिए मैं पोजीशन पर जोर दे रही हूँ। कोई भी आर्बिट्रेरी स्टेट आप किसी भी बेसिस में विस्तृत कर सकते हैं, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसे केवल मोमेंटम बेसिस में ही विस्तृत करने की जरूरत नहीं है, आप इसे पोजीशन बेसिस में विस्तृत कर सकते हैं, एनर्जी बेसिस में विस्तृत कर सकते हैं। जैसे कि आपके बॉक्स के सभी पार्टिकल, जब आप इसे सुपरपोज्ड वेव में विस्तृत करते हैं तब यह स्टेशनरी स्टेट
स्टेट लेगा जो एनर्जी बेसिस है। फाई एन एस हैमिल्टनियन ऑपरेटर आपको विशेष एनर्जी देंगे, NTH एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। यह एनर्जी बेसिस है तो यहाँ मैं साई को पोजीशन बेसिस के तौर पर लेंगे। क्यों नहीं, कोई भी बेसिस चलेगा। अगर मैं ऐसा करूं, मैं सिर्फ आइडेंटिटी ऑपरेटर को डाल सकती हूं। हम इसे क्या कहेंगे, क्योंकि यह इनर प्रोडक्ट, यह आर्बिट्रेरी स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। साई पोजीशन विशेष x में होगा। यह पोजीशन बेसिस के प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के बारे में आप सबने वेव फंक्शन के रूप में पढ़ा है। आप जिसे वेव फंक्शंस के रूप में देख रहे हैं वह और कुछ नहीं बल्कि आर्बिट्रेरी स्टेट साई के लिए प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। पोजीशन में होने के लिए x इस आंतरिक प्रोडक्ट से प्राप्त होगा और इसे ही हम वेव फंक्शन कहते हैं। जब भी आप वेव फंक्शंस करें तब आप इसे आंतरिक प्रोडक्ट से बदल सकते हैं और आप यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या सब कंसिस्टेंट है, इसे ही हम वेव फंक्शन कहते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, इसके बारे में भी मैंने बताया है साई स्टेट में तैयार किए सिस्टम के लिए। किसी ऑपरेटर x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उदाहरण के लिए इसे पोजीशन ऑपरेटर मानेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में डायरेक्ट नोटेशन में अगर स्टेट साई में होता तो मैं ऐसे लिखती, लेकिन मैं यहाँ यह पैरेंथेसिस भी डाल सकती हूँ जो और कुछ नहीं बल्कि आइडेंटिटी ऑपरेटर है। जैसा कि मैंने यहाँ किया है। यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि इस x के साथ यह साई आपके वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। फिर x बेसिस पर x ऑपरेटर आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन देगा। x ऑपरेटर स्टेट x पर कार्य करता है। आपको आइगन वैल्यू x टाइम्स x मिलेगा। ऑपरेटर जा चुका है तो आपको मिलेगा और आइगन वैल्यू। तो हमारे पास क्या बचा है, साई x के साथ इनर प्रोडक्ट। यह क्या है, हम ऑपरेटर x को पोजीशन बेसिस पर परिभाषित करने वाले हैं। चलो विशेष तौर पर कुछ x नॉट लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि यह पोजीशन बेसिस है तो x नॉट स्टेट पर पोजीशन ऑपरेटर आपको देगा। मान लो मैंने किसी मोमेंटम के साथ कोई स्टेट लिया और मैंने मोमेंटम ऑपरेटर पर कार्य किया, तो मुझे उस स्टेट से वह नंबर निकालना होगा। चलो मानते हैं कि वह स्टेट x नॉट पोजीशन ऑपरेटर पर है। यह स्टेट को हिट करता है। आपको पोजीशन आइगन वैल्यू मिलेगी। यह आपको उस स्टेट के बारे में जानकारी देगा और x नॉट के बारे में भी। तो यह पोजीशन ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन है। x नॉट आइगन वैल्यू और किट x नॉट के साथ, इसे ही मैं आइगन फंक्शन कहती हूँ। पोजीशन बेसिस यानी ये पोजीशन ऑपरेटर के आइगन स्टेट्स हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैंने जो लिखा है साई x ऑपरेटर साई, फॉर्मल रूप से मेरे पास साई हो सकता है और फिर यहाँ इंटीग्रल ओवर dx xv, और फिर मेरे पास साई पर x ऑपरेटर है। इस इंटीग्रल ओवर dx को मैं निकाल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह होगा x के साथ साई। आपके पास x पर कार्य करने वाला x ऑपरेटर है जो आपको आइगन वैल्यू x देगा। अभी भी समझ नहीं आया, मैंने पहले x नॉट लिखा था लेकिन सभी ऑब्जर्वेबल्स आइगन वैल्यूज रियल हैं।
आपके सभी पोजीशन ऑपरेटर्स। यह एडजॉइंट ऑपरेटर है। अगर आपको x स्टार चाहिए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन सभी ऑब्जर्वेबल्स के लिए x स्टार x के समान ही है। आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती है तो आपको स्टार लिखना होगा। अगर यह कोई अन्य ऑपरेटर है जो ऑब्जर्वेबल्स के अनुरूप नहीं है तो तकनीकी रूप से मुझे यहाँ पर a स्टार लिखना होगा, अन्यथा मुझे जरूरत नहीं है। सहमत है? तो अगर मैं यहाँ यह कहने की कोशिश कर रही हूँ कि x ऑपरेटर के साथ x नॉट में आपने फॉर्मल रूप से x नॉट आइगन वैल्यू को a स्टार के रूप में लिखा है, लेकिन चूंकि यह ऑब्जर्वेबल्स लैम्डा इक्वल लैम्डा स्टार है, आइगन वैल्यू रियल होगी। तो हमें a स्टार लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर जो बचा है वो साई के साथ बाहर निकलता है। इस साई को ही हम x का वेव फंक्शन साई कहते हैं। और अगर हम इसे x का साई कहेंगे तो इसे x का साई स्टार इंटीग्रेटेड ओवर dx कहना होगा। आपको फिर से आपका क्वांटम मैकेनिक्स मिलेगा, जहां आपने वेव फंक्शन फॉर्मेलिज्म किया था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट रोटेशन है। लेकिन मैंने पोजीशन बेसिस में पोजीशन बेसिस कंप्लीटनेस आइडेंटिटी ऑपरेटर डाल दिया है और फिर परिचित वेव फंक्शन की ओर जाएंगे। इस नोटेशन को देखें, आप इसमें वेव फंक्शन और स्टेट वेक्टर फॉर्मेलिज्म में आगे पीछे जा सकते हैं। पता नहीं, लेकिन यह एंगुलर ब्रैकेट बहुत आकर्षक है। अब हम सभी वैश्विक रूप से इसका पालन करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात की सराहना करें कि आप यूनिट ऑपरेटर डालकर भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। किसी भी टाइम पर सुविधा के लिए अगर मैं पोजीशन ऑपरेटर को देख रही हूँ तो मैं पोजीशन बेसिस में यूनिट ऑपरेटर डालूंगी, लेकिन अगर मैं मोमेंटम ऑपरेटर की ओर देखूँ तो मैं कर सकती हूँ यूनिट ऑपरेटर किसी भी बेसिस में हो सकते हैं, मैं मोमेंटम बेसिस में भी रख सकती हूँ। इसे देखना शुरू करें, करना शुरू करें। मोमेंटम बेसिस और मोमेंटम बेसिस पर अनुरूप मोमेंटम ऑपरेटर आपको उचित आइगन वैल्यू देंगे। पोजीशन बेसिस से मोमेंटम बेसिस पर जाने के लिए आप क्या करेंगे? आप फिर से इस यूनिट ऑपरेटर को डालेंगे बराबर। मैं इसे फॉर्मल रूप से लिखूंगी। आपके पास है पोजीशन बेसिस, जिसे मैं dppp लिख सकती हूँ। यह x पर कार्य करने वाला आइडेंटिटी ऑपरेटर है, कोई गलत बात नहीं है। तो अगर मैं x लेती हूँ तो यह d स्टेट p है और फिर यह p का x के साथ इनर प्रोडक्ट। यह इनर प्रोडक्ट के है जो आपको ढूंढना है और हम किसी पॉइंट पर यह करेंगे और दिखाएंगे कि यह e से i p x बाई h क्रॉस है। यह e टू i p x बाई h क्रॉस होगा, हम साबित करेंगे। एक तरह से मोमेंटम बेसिस से पोजीशन बेसिस के दौरान एक बेसिस से दूसरे बेसिस में जाने में फोरियर ट्रांसफॉर्म दिखाई देता है, लेकिन इसके बारे में परिचित करवाया है। यहाँ कंटिन्यूम लीनियर वेक्टर स्पेस में एक यूनिट ऑपरेटर है, अनकाउंटेबल लीनियर वेक्टर स्पेस। यह कंप्लीटनेस कंडीशन है और मोमेंटम स्पेस में अनुरूप ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होगा PP प्राइम। अगर आप वन डायमेंशंस में हैं तो आपके पास है PX प्राइम, तो यह होगा PX का डेल्टा फंक्शन माइनस PX प्राइम। हमें यह याद रखना होगा कि जब आप अनकाउंटेबल क्वांटम लीनियर वेक्टर स्पेस होते हैं तो आपके पास ऑर्थोनॉर्मेलिटी के लिए डेल्टा फंक्शन निकाला हुआ होगा। हमने यह फंक्शन स्पेस में किया है। आप वापस जाकर फिर से फंक्शन स्पेस को लिखेंगे जैसे कि हमने वेव फंक्शंस में लिखा था। आप देखेंगे कि वहाँ ये सब विजिबल हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट स्टेट साई के सिस्टम के लिए हम पोजीशन ऑपरेटर के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं इस वेव फंक्शन फॉर्मेलिज्म में, या यहाँ, और ये दोनों समान हैं।
यह साई स्टार एक्स एक्स को हल करने के समान है। जो आपने पहले वर्ष के पाठ्यक्रम में किया था। जब हमारे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज में ऑपरेटर्स होते हैं तो हम यह देखना चाहेंगे कि हल करने में क्या अनिश्चितता है। आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के समान कुछ नहीं। आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? आप पोजीशन में अनिश्चितता को परिभाषित करने के लिए पोजीशन ऑपरेटर के स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ढूंढेंगे। x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को माइनस करें और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे स्क्वायर लेंगे। आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू पर यह करना है। देखो, आपने यह स्क्वायर के साथ किया है। धन्यवाद। सही है, तो वहाँ स्क्वायर होना चाहिए या स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। मुझे इस मेजरमेंट समस्या के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप पोजीशन मापना चाहते हैं, अगर आप दिए हुए ए स्टेट के लिए एनर्जी मापना चाहते हो, आपको उस स्टेट की एनर्जी कैसे पता चलेगी? उदाहरण के लिए, अगर यह स्टेशनरी स्टेट है तो आप हैमिल्टनियन ऑपरेटर का कार्य करते हैं जो एहरनफेस्ट थ्योरम द्वारा हैमिल्टनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के समान है। यह एनर्जी या औसत एनर्जी के इक्वल होगी। लेकिन अगर यह स्टेट आइगन स्टेट है तो यह वास्तव में आपको बराबर एनर्जी देगी। हैमिल्टनियन, अगर मान लो यह किसी साई एन समान है कि एन टाइम्स साई एन पर कार्य कर रहा है और आपका स्टेट साई एन है। यह साई एन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। यह भी आपको यहाँ क्या देता है? अगर तैयार किया हुआ यह स्टेट परफेक्ट आइगन स्टेट में है, हम उस स्टेट की एनर्जी को मापने की कोशिश करेंगे या इस स्टेट में तैयार किए हुए सिस्टम की औसत एनर्जी पता करने की कोशिश करेंगे। दोनों भी समान हैं और आपको कोई आइगन वैल्यू देंगे। लेकिन सुपर पोस्टुलेट्स के लिए आप असल में क्या कर रहे हैं? अगर मेरे पास साई एन पर सुपरपोजिशन सी एन है, तो आप यहाँ क्या करेंगे? जब आप मेजरमेंट लेने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? एक पर्टिकुलर के लिए सिस्टम बिगड़ जाता है। कौन सा स्टेट ये हमें पता नहीं। मान लो अगर मैं कहती हूँ कि सिस्टम के ये स्टेशनरी स्टेट संभाव्य हो सकते हैं तो मुझे पता है कि किसी एन वैल्यू पर बिगड़ जाएगा। लेकिन सी एन कैसे निर्धारित करेंगे? आप समान तरह से तैयार की सिस्टम को लेंगे। चलो ऐसे 100 सिस्टम लेते हैं। समान तरह से तैयार किए इस हर एक सिस्टम में साथ साथ मेजरमेंट लेंगे और ढूंढे। मान लो 10 पंक्तियां लेंगे और हर पंक्ति समान सिस्टम के लिए मापन कर रही है। आप कहेंगे कि एक एनर्जी है, कोई कहेगा कि दो एनर्जी है और इसी तरह से आगे। तो अगर यह इनफाइनाइट है तो मैं पता कर सकता हूँ कि आप में से कितने लोगों को ई एक मिला है, कितने लोगों को ई दो मिला है। मैं सी एन स्क्वायर्ड के औसत को ले सकता हूँ। सी एन स्क्वायर्ड ई एन के रूप में एनर्जी वैल्यू ढूंढने की प्रोबेबिलिटी है। चूंकि हम इसे हमेशा नॉर्मलाइज्ड समझते हैं, साई का स्टेट नॉर्मलाइज्ड है, तो यह इक्वल टू एक है का क्या मतलब है? यह स्पेसिफिक एनर्जी के लिए होता है जब आपके पास इन्फिनाइटली समान तैयार किए हुए सिस्टम होते हैं। हर सिस्टम में एक साथ मेजरमेंट लेने की कोशिश करें, आपको भिन्न एनर्जी मिलेगी। किसी को कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टेट टैबुलेट में लेते हैं तो इनमें से कितने सिस्टम्स को E1 मिलेगा, फिर आप असल में मोड सी एन स्क्वायर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
तो हमें यह मिलता है स्टेट वेक्टर से जानकारी, और हम एक समान रूप से तैयार बेसिस पर ऐसा करने पर इस मॉड C n स्क्वायर्ड पाते हैं। जब हम करते हैं तब मैं स्टेट कहाँ लूंगी? कोई भी व्यक्ति जब मेजरमेंट करता है तो वह यह मेजरमेंट टेबल करता है क्या? हाँ, वह करता है, भले ही उसे E1 या E2 या E3 या और कुछ भी मिले, लेकिन यह इसी सेट में होगा। अगर सिस्टम में E1, E2, E3 एनर्जी के साथ स्टेशनरी स्टेट्स होंगे, जब वह मेजरमेंट करेगा उसे 1.1 टाइम्स E1 नहीं मिलेगा, उसे E1 या E2 मिलेगा। आपको बीच का कुछ भी नहीं मिल सकता, वह इसे माप नहीं सकता, उसे केवल एक ही स्टेशनरी स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगा। कौन सी स्टेशनरी स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी किसी को नहीं पता। उसे शायद E1, E2, E3 या ऐसे ही आगे कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको बीच का कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे कि E1 प्लस 0.1 या ऐसा ही कुछ मिलेगा। उसे यह नहीं मिलेगा, इसके बारे में मुझे यकीन है, लेकिन उसे क्या मिलेगा उसे खुद यह पता नहीं होगा। यहीं पर प्रोबेबिलिटी का परिचय होता है। यह बहुत गहरा है, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्टेट साई के ऑब्जर्वर द्वारा मेजरमेंट में यह किसी स्टेशनरी स्टेट में चला जाएगा। इसे ही हम वेव फंक्शन का बिगड़ जाना कहते हैं, और आपके पास एनर्जी होगा जिसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन यह एक होगा आइगन स्टेशनरी वैल्यू का सेट होगा। अगर आप मेजरमेंट लेते हैं तब समान रूप से तैयार सिस्टम के लिए n लीजिए। सिस्टम की एनर्जी मापने से पहले सिस्टम का स्टेट साई है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि यह एनर्जी आइगन वैल्यू के सेट में से एक होगा। एक बार आपने मेजरमेंट कर ली तो वन एनर्जी आइगन वैल्यू एनर्जी आइगन स्टेट्स पर स्टेट बिगड़ जाता है। जब आप यह मेजरमेंट करते हैं, जब मैं किसी साई के ऑपरेटर पर हर्मिशियन करती हूँ, जो कि हर्मिशियन ऑपरेटर है समेशन ओवर एन सी एन साई एन पर, मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ स्पेसिफिक ई एम स्टेट तो साई एम स्टेट मिलेगा, और इसके बाद जब वह इस पर हैमिल्टनियन मापने लगता है तो यह आपको देगा एनर्जी ई एम साई पर। वह इस स्टेशनरी स्टेट में रहेगा। आर्बिट्रेरी स्टेट में मापने की कोशिश करने वाले ऑब्जर्वर को दिखेगा कि स्टेट साई किसी स्टेशनरी स्टेट पर बिगड़ जाएगा। कौन सा स्टेशनरी स्टेट आपको पता है? जब वह मेजरमेंट करता है तब यह स्पेसिफिक नहीं है कि एम इसका एक सेट है। इसके बाद यह इसी स्टेट में रहेगा, यह फिर से साई एम रहेगा। अगर वह इसका मेजरमेंट करेगा तो उसे नई एनर्जी नहीं मिलेगी, उसे समान एम मिलेगा। समझ गए? सिस्टम के मेजरमेंट से साई बिगड़ जाएगा, साई एम स्पेसिफिक आइगन स्टेट पर, और इसके पास एनर्जी होगी जिसे मापना है। इसके बाद अगर हम फिर से एनर्जी मापेंगे तो वे उसी स्टेट में रहेगा। फिर हम अनुमानित उत्तर दे सकते हैं, सुपर प्रोस्टेट ले सकते हैं और मेजरमेंट कर सकते हैं। जब तक वह मापता नहीं तब तक उसे पता नहीं चलता एनर्जी क्या है। मेजरमेंट करने से पहले वह अनुमान भी नहीं लगा सकता, लेकिन वह अनुमान लगा सकता है कि किसी स्पेसिफिक स्टेशनरी स्टेट पर यह बिगड़ जाएगा जो एनर्जी आइगन स्टेट है। इसके बिगड़ जाने पर अगर हम इसे फिर से मापने की कोशिश करते हैं उसे भी समान एनर्जी वैल्यू मिलेगी जब तक सिस्टम डिस्टर्बड नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? मैं स्टेशनरी स्टेट में कोई बदलाव नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करूं तो यह फिर से सुपरपोस्चर में चला जाएगा। जब तक मैं इस सिस्टम को डिस्टर्बड नहीं करती मैं यह बिगड़ा हुआ ही रहेगा, जो ऑपरेटर के आइगन स्टेट्स में से एक है। तो यहाँ पर रुकते हैं।